गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, लास्ट लेक्चर जो हमने फिनॉल का बनाया था बच्चों, वो इनकम्प्लीट रह गया था, बीच में ही वो ब्रेक हो गया था, ठीक है ना, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। तो चलिए अभी उसे अपन कंप्लीट करते हैं। फिनॉल और एल्कोहल से रिलेटेड जो बातें हो रही थी, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 to 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना, 1 to 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे आप पता करोगे बच्चों? 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में कैसे डिस्टिंक्शन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे दोनों के बीच? कौन कौन सा टेस्ट होता है? तो ल्यूकास टेस्ट है, सबको पता रहता है बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन टेस्ट, मतलब जैसे एल्कोहल का आप KMnO4 के साथ टेस्ट कर दिए तो ऑक्सीडेशन कर दोगे, उसे एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तीसरा क्या है? विक्टर मेयर टेस्ट, इसकी बात अभी हम करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट की। मतलब ये तीन मेथड हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना, कि कौन कौन सा टेस्ट है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ फिनॉल कौन सा है बच्चों? टेस्ट ऑफ फिनॉल कौन कौन सा है? तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर मिलता है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। ओके, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल ऐड करेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा, उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो फिनॉल का टेस्ट है बच्चों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। टेस्ट ऑफ फिनॉल है। एजोडाई के साथ भी पैरा हाइड्रोक्सी बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, ऑरेंज कलर का डाई होगा, ऑरेंज कलर का, वो भी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया। लिवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, ये भी इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था मैंने। GRB टेस्ट को ही बोलते हैं लिवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ग्रीन, फिर रेड कलर, फिर लास्ट में ब्लू कलर, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये भी पढ़ा दिया मैंने। तो ये तो सब हो गया था, ठीक है। केवल ये बचा विक्टर मेयर टेस्ट। चलो इसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है बच्चों। तो चलिए, विक्टर मेयर टेस्ट, इसे हम प्यार से RBC टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBC टेस्ट, ठीक है। इसके पहले हमने GRB पढ़ाया था बच्चों, ठीक है ना। अभी ये क्या है? RBC टेस्ट। RBC का मतलब R मतलब रेड, प्राइमरी एल्कोहल रेड देगा, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर देगा, और टर्शियरी एल्कोहल C का मतलब कलरलेस होगा, मतलब कोई कलर नहीं देगा, ठीक है, कलरलेस, इसलिए C लिख दिया हमने। तो RBC याद रहता है कि जनरली बच्चे बायो में RBC पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस वजह से RBC नाम दे दिया। तो पहले में रेड कलर प्राइमरी एल्कोहल देगा, सेकंड ब्लू देगा, इसलिए B लिख दिया, और C कैसा होगा? टर्शियरी एल्कोहल कलरलेस, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना, एल्कोहल के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए। चलो, कैसे रेट करता है? प्राइमरी एल्कोहल का जब P+I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH को हटा के वहां आयोडीन आ जाएगा। फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडीन की जगह NO2 आ जाएगा। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हो, NaNO2 + HCl भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इस कार्बन में अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड NOH अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन हट के वहां पर Na आ जाएगा, सारी साइड की जगह Na पे, ठीक है ना। तो इसका कलर क्या है? ब्लड रेड कलर, इसीलिए मैंने लिखा R मतलब रेड कलर, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ जो बना है वो क्या बना है? प्राइमरी में नाइट्रोलिक एसिड बना है बच्चों, ठीक है। सेकेंडरी में क्या बना है? स्यूडोनाइट्रियोल बना, स्यूडोनाइट्रियोल बना है, ठीक है, और उसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा। टर्शियरी में नहीं बना कुछ भी, इसलिए नो कलर मतलब कलरलेस, ठीक है। तो अब एग्जामिनर ये पूछता भी है आपसे, ये रिएक्शन भी पूछ सकता है बच्चों, राइट, और आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि एक अननोन एल्कोहल है, वो P+I2 के साथ रिएक्शन कराया, फिर AgNO2, फिर नाइट्रस एसिड और लास्ट में NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो रेड कलर मिला, अननोन एल्कोहल कौन सा है? रेड बोला तो प्राइमरी टिक करने का, ब्लू बोला सेकेंडरी टिक करने का, कलरलेस बोला टर्शियरी एल्कोहल टिक करने का, ठीक है। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि क्यों प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, टर्शियरी एल्कोहल क्यों रिएक्ट नहीं करता? हाइड्रोजन की वजह से, एसिडिक हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है बच्चों, इसलिए ये रिएक्शन करता है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन देखिए, इसलिए रिएक्शन करता है। टर्शियरी में इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो कलरलेस है, कोई रिएक्शन नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट था, इसलिए विक्टर मेयर टेस्ट मैंने डिटेल से आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी की बच्चों, ठीक है। तो अगर आपसे एल्कोहल की रिएक्टिविटी पूछे या फिर आपसे फिनॉल की रिएक्टिविटी पूछे, तो दोनों के पास क्या होता है बच्चों? आसानी से H+ दे सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जब इनके लिए रिएक्टिविटी पूछता है तो क्या होगा? रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, राइट। ये रिएक्टिविटी एल्कोहल के लिए भी होता है, ये रिएक्टिविटी फिनॉल के लिए भी होता है। अगर इनका रिएक्शन किसके साथ करा दे? सोडियम मेटल के साथ कराए, ठीक है ना, तो मेटल के साथ रिएक्शन हो या फिर ग्रेनाइट के साथ रिएक्शन कराए,
RMGX, ठीक है ना बच्चों। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये रिएक्टिविटी आपको पढ़ा दिया। अल्कोहल में भी सेम, फिनॉल में भी सेम, बिकॉज दोनों H+ देने की कैपेबिलिटी रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है ईथर की बात कर लेते हैं बच्चों। फिनॉल में जितना मैंने पढ़ा दिया बस उतना ही पढ़ने का आपको, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट ईथर की बात करते हैं। ईथर में ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इन दोनों में से पूछ लेता है एग्जामिनर किसमें ईथर का प्रिपरेशन होगा, किसमें नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे टूटेगा बच्चों, यानी पे प्लस O पे माइनस, ये माइनस यहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ से Cl को हटा देगा। क्या बन गया बच्चों, CH3 CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O किससे अटैच हुआ बच्चों, C2H5 से, ये बन गया ईथर बन गया, देखिए ROR, ठीक है ना। प्लस Na और Cl निकल गया, तो NaCl को हटा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है ना। अब ये आप कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ले जाके यहाँ अटैच कराते हैं, Cl को हटा देते हैं, तो प्रोडक्ट तो ऊपर और नीचे दोनों का सेम हो जाता है, लेकिन वो गलत होगा बच्चों। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरी बात, ये कौन है, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। और जब भी आपको टर्शरी सबस्ट्रेट दिखाई दे ऑर्गेनिक में, मतलब 3 मिथाइल टर्शरी सबस्ट्रेट और साथ में बेस हो, तो वहां हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिख देना, ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड बीच में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा ड्यू टू इलिमिनेशन, ये लीजिए। तो ये बहुत बार पूछा गया बच्चों, ये C2H5O माइनस, ये वाला H+ लेके क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस ये Na प्लस और ये Cl माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, NaCl। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, इसलिए एल्कीन बना। यहाँ क्या हुआ है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, इसलिए ईथर बना है, ठीक है ना। तो ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब भी पूछा गया है दोनों एक साथ पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो चलिए ईथर हो गया ये। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं ईथर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये मान लीजिए अगर यहीं पर ये C2H5ONa दे रखा बच्चों और C2H5ONa नहीं दिया एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये भी बहुत बार देता है एग्जामिनर, इसलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये दे दिया, तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा, बिकॉज ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ही है, स्ट्रॉन्ग बेस ही है। तो इसके केस में भी क्या होता है, इलिमिनेशन प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, एल्कीन ही बनेगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो बेस है इसलिए प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है ईथर की रिएक्शन बच्चों। क्लोरीन की दो रिएक्शन है, क्लोरीन डार्क और क्लोरीन HNu, ठीक है। तो पेपर में ध्यान से देख लीजिएगा, क्लोरीन के साथ ईथर का रिएक्शन डार्क में पूछा कि HNu में पूछा। डार्क में क्या होगा बच्चों, ये जो C2H5 है, राइट, वहां के एक हाइड्रोजन हटा देगा, CH2 का एक हाइड्रोजन हटा के वहां क्लोरीन, और सेम ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। बट अगर HNu है तो HNu में क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन को हटा देगा बच्चों, ये पांचों हाइड्रोजन को हटा के वहां 5 क्लोरीन, इधर के भी पांचों हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन, ये देखिए हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, इसे परक्लोरोडाइइथाइल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परक्लोरोडाइइथाइल ईथर। ये पूछा जाता है क्लोरीन रिएक्शन बच्चों। कंसंट्रेट H2SO4 या फिर HCl के साथ रिएक्शन दे दे, H2SO4 या HCl दोनों में से कोई भी एसिड दे, क्या बनता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो ईथर का ऑक्सीजन है, C2H5 दोनों हैं ही, मतलब चुपचाप इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। जब हाइड्रोजन अटैच करो उधर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस लिखना पड़ जाएगा, बस उसी को बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। अगर यहाँ HCl लेगा तो यहाँ Cl माइनस आएगा, H2SO4 है इसलिए HSO4 माइनस बना है बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ये है बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, HI के साथ रिएक्शन। इस ईथर चैप्टर में एक ही रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ईथर का HI के साथ रिएक्शन, और मैंने क्लास में डिटेल से पढ़ाया था, कोल्ड HI और हॉट HI सबको याद है, ठीक है ना। ओके, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, कुछ ना बोले तो नॉर्मल तरीके से करना है। नॉर्मल तरीके से बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं, O पे माइनस, यहाँ प्लस, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दीजिए, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दीजिए। देख लीजिए क्या बन गया बच्चों, ये बन गया फिनॉल प्लस CH3 किससे अटैच हुआ, आयोडीन से, CH3I, ठीक है ना। इसके बाद कोल्ड HI और हॉट HI की रिएक्शन जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी, कोल्ड HI और हॉट HI, वो एक बार अपने नोट्स से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ईथर में यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया बस फिनिश, ईथर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही थोड़ा सा था
बिकॉज ईथर वैसे भी इनर्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल इनर्ट होता है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन सब में, तो क्या टिक करोगे, ईथर इनर्ट होता है, इसलिए जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ईथर की ज्यादा रिएक्शन नहीं पाई जाती बच्चों। जितना अल्कोहल फिनॉल में रिएक्शन थी उतना उसका आधा भी नहीं देखी ईथर, कितना कम रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ईथर कैसा होता है, इनर्ट नेचर रखता है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से वहां पर। ओके, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा ये बच्चों का तैयार होना चाहिए टॉपिक, बिकॉज इससे मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम बोल रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिनिमम लेके आएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है बट इससे कम नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ ढेर सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, अच्छे से। जो भी बड़ी बड़ी रिएक्शन बनती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन बनती हैं बच्चों, वो सब इसी टॉपिक को मिला करके बनती हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक के बिना सब मल्टी स्टेप की रिएक्शन इनकम्प्लीट रहती है। और जो मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं बनती बच्चों, तो उसका रीजन होता है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं होता। तो अब इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, आपको कौन कौन सी रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, बिकॉज इसका वीडियो लेक्चर मैंने पहले से बना के रखा है। अगर किसी बच्चे ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा बच्चों, तो आप इस टॉपिक का एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड का मेरा पहले वाला वीडियो लेक्चर आप देख लो। उसमें एल्डिहाइड, कीटोन की सारी प्रोसेस में डिटेल से पढ़ा रखा हूँ बच्चों, राइट। तो वो सब आप देख सकते हो, राइट। उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया था। तो अब उसमें से आपको इस टाइम पे क्या पढ़ना है, इस टाइम पे सिर्फ वो पढ़ना है जो जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा बच्चों, ठीक है ना। तो चाहे उस वीडियो लेक्चर को देख लो आप, और चाहे तो फिर आपके पास जो नोट्स मैंने पहले पढ़ा के रखा क्लास में, आप उससे पढ़ लो बच्चों, ठीक है। या कोई नया बच्चा देख रहा है मान लो, तो एनसीईआरटी से भी देख सकता है। तो चलिए देख लीजिए, फर्स्ट क्या पढ़ना है, ऑक्सो प्रोसेस। और अभी मैंने आज के लेक्चर में जो जो वीडियो अपलोड किए बच्चों, उसमें ऑक्सो प्रोसेस मैंने बताया भी है। CO+H2 क्या करता है बच्चों, डबल बॉन्ड को हटा देता है और CHO ऐड कर देता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करता है। तो ऑक्सो प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ रोग रिएक्शन है बच्चों, HgSO4 के साथ H2। और आज के ही लेक्चर जो अपलोड हुई उसमें ये भी रिएक्शन मैंने पढ़ाया है बच्चों, ठीक है ना, जहां इनॉल से कीटो बन जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट SeO2H2O, ये रिएक्शन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या करता है, CH2 को एक्टिव मिथाइल ग्रुप जो होता है बच्चों, उसको सी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ये लिखा है, एक एग्जांपल ये लिखा है बच्चों। तो CH2 है, ये सी डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में CH2 है, इस CH2 को क्या कर देगा, सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और काम होता है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन में भी सी डबल बॉन्ड O अटैच करता है। देख लीजिए, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन में सी डबल बॉन्ड O ऐड किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको बच्चों, इटार्ड रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। गटरमैन एल्डिहाइड और गटरमैन कोच रिएक्शन, दो रिएक्शन है बच्चों, राइट। तो ये दोनों पढ़नी है। जब भी क्वेश्चन आता है दोनों एक ऑप्शन में देते हैं, एक ही क्वेश्चन में देता है बच्चों। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन है, जो साइनाइड की, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन वो पढ़नी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो पढ़ना है, स्टीफन रिडक्शन। और नेक्स्ट पढ़ना है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, तो हर साल ऐसा कोई दुनिया का पेपर नहीं बच्चों जिनमें ये इनका क्वेश्चन ना आए। अब जब भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे होंगे सब मिले होंगे आपको, इटार्ड मिला होगा, रोजेनमुंड है बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड, गटरमैन है, ठीक है, सब मिलते रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन में इतनी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ये सब रिएक्शन आपको पढ़नी बच्चों। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन बच्चों। फर्स्ट रिएक्शन है NaHSO3, सेकंड है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड अभी थोड़ी पहले भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। उसके बाद अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव में आपने एनसीईआरटी में देखा होगा बच्चों, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। उस चार्ट में जहां पर DNP है, सेमी कार्बाजाइड है, ऑक्सिम है बच्चों, DNP2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जीन से जोन बनता है, ठीक है। तो उस चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उस चार्ट से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो अमोनिया डेरिवेटिव हेडिंग में लिखा रहता है, और ये हिंट मैंने दे दिया, DNP है, सेमी कार्बाजाइड है, ऑक्सिम उसमें मिलेगा बच्चों। तो वहां से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया, इसलिए उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या क्या पढ़ना है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये ऑक्सीडेशन में आपको पढ़ना है। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग में से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना।
अच्छा अक्सर पूछा था रेड कलर किसकी वजह से होता है, ठीक है, वो फेरिंग सोल्यूशन में पूछा जाएगा, टॉलेंस के बारे में पूछा जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन एचडीएम में भी पढ़ा था, तो एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो चाहे वो किसी का क्वेश्चन हो आप कर जाओगे। नेक्स्ट क्या है, एमसीपीबीए, ठीक है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी बता देते हैं आपको कि ये कैसे काम करता है बच्चों। बाकी ये सब रिएक्शन मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप सबको बताया है, राइट, तो आप वीडियो लेक्चर पहले वाला देख सकते हो। अगर इसमें किसी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो पहले वाला वीडियो लेक्चर जो मेरा एल्डिहाइड कीटोन और एसिड का वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो इस वजह, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ढेर सारे रिएक्शन है, इसीलिए ये टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा दिया बच्चों, क्लास में भी पढ़ा दिया था आपको, और उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने वीडियो लेक्चर अलग से बनाया और उसमें भी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास क्लास नोट्स नहीं है वो वीडियो लेक्चर में देख ले कि ये सारी रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बच्चों। बस अभी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या पढ़ना है उनका नाम मैंने लिख दिया, इसके अलावा कुछ भी हो उसे छोड़ देना, नहीं पढ़ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। चलो इसकी अलग से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों एमसीपीबीए, ठीक है ना, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बेयर-विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये सब भी मैंने क्लास में डिटेल से पढ़ाया बच्चों, और उस वीडियो लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया है। इसका काम क्या होगा बच्चों, बस ऑक्सीजन लगाएगा, क्या लगाएगा ये, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ लगाएगा, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ऑर्डर दे रखा है बच्चों, देख लीजिए आप, यहाँ क्या है CH3 है और यहाँ क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3 में किसमें लगता है, हाइड्रोजन में लगेगा बच्चों, इसलिए हाइड्रोजन की तरफ आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, मतलब बस ऑर्डर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हाइड्रोजन के बगल में हमने ऑक्सीजन लगा दिया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या है CH3 है और यहाँ क्या है CH2 CH3, तो किधर लगेगा, देख लीजिए आप ध्यान से, CH3 है, राइट, और इधर 1 डिग्री, तो किधर लगेगा, 1 डिग्री में पहले लगेगा, CH3 में लास्ट में रहता है, मतलब ये इधर लगेगा, 1 डिग्री की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए लगा दिया मैंने फटाक से, OCH2 CH3 बन गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को बेयर-विलीगर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो एमसीपीबीए का क्वेश्चन पूछता है बच्चों आपसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों एल्डोल और कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और सेकंड कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी एक से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% फिक्स है, मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। एल्डोल और कैनिज़ारो में से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, 100% फिक्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल्स मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। बस अभी क्या है कि मुझे ये बताना था बच्चों की कौन सी रिएक्शन पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो आप सबके पास नोट्स है, वीडियो लेक्चर भी मेरे पहले के हैं, तो आप ये एल्डोल और कैनिज़ारो अच्छे से डिटेल से उसमें से देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ओके, अब ये रिएक्शन ऐसी तो है नहीं कि मैं एक लाइन में बता दूं और आपसे सब क्वेश्चन बनने लगेंगे, इनके लिए डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि हर साल आता है इनका क्वेश्चन, और डिटेल्स मैंने वीडियो लेक्चर भी पढ़ाया और क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आप इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हो एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाला, या क्लास नोट से पढ़ सकते हो, बट इन्हें पढ़ना जरूर है बच्चों, क्यों, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है बच्चों, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। कैनिज़ारो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, तो इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन फिनिश हो गया बच्चों, बस इतना ही पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया। अब एसिड की बात कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट है एसिड की बात कर लेते हैं बच्चों। चलिए एसिड में ज्यादा रिएक्शन नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना एल्डिहाइड कीटोन में है बच्चों। एसिड की कौन सी रिएक्शन एसिड देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, जबकि एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, NAR। तो एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, और एसिड कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, एसिड सब्स्टिट्यूशन देता है और एल्डिहाइड कीटोन एडिशन देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एसिड में पहले KMnO4 की रिएक्शन पढ़ लेना बच्चों। KMnO4 वाली रिएक्शन एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, ठीक है, रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देता है KMnO4, सबने देखी होगी रिएक्शन। नेक्स्ट है एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर भी पूछा जाता है इस एसिड वाले चैप्टर में, ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा, और फिर उसके बाद नॉर्मल वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों एसिड का P2O5 और अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। P2O5 का काम क्या होता है, डिहाइड्रेशन, तो इस एसिड के 2 मोल ले लेगा और वाटर हटा देगा तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, जो भी एसिड देगा उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा बच्चों। तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, सपोज इधर R की जगह CH3 कर दिया तो एसिटिक एसिड,
तो इधर भी आर की जगह CH3 हो जाएगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो PTO5 का काम क्या होता है, डिहाइड्रेशन का करना, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो अमोनिया क्या करेगा बच्चों, NH2 देगा, NH2 माइनस जाएगा, OH को हटा देगा, मतलब OH की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, NH2 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, हालांकि पहले वाले स्टेप में ONH3 बनता है, फिर बाद में NH2 में कन्वर्ट होता है बच्चों, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है हंस-डेकर रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चों आपसे, ठीक है ना। से आप इसमें होता क्या है, या तो Cl2 या तो Br2 रहेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4, ये इसकी पहचान है, और इधर सिल्वर सॉल्ट रहता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा बच्चों, अगर यहाँ ब्रोमीन दिया तो R के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, RBr, और अगर क्लोरीन दिया तो RCl बनेगा, बाकी सारी चीजें रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन आयोडीन में अलग होता है, ये खास बात है यहाँ पर, ठीक है। Cl2 Br2 में ऐसा होगा, ठीक है, उसी को हंस-डेकर रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। लेकिन अगर आयोडीन दे दिया ना तो फिर वहां पर ऐसे होगा, RCOOR बनेगा बच्चों, ठीक है ना, राइट। और इसे वन बॉन्ड सिमोनिमी रिएक्शन बोलते हैं, ये अलग है, ये अलग है, इसीलिए इसे हंस-डेकर, इसे सिमोनिमी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आयोडीन में अलग है, क्लोरीन ब्रोमीन में अलग है बच्चों। तो बस देख रहे हो कितनी छोटी छोटी रिएक्शन है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट बस उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और देख लेना, ये मेरा यकीन है बच्चों कि जितना मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं सब में से मिलने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहा है और बातें सुन रहा है, बस वही रिएक्शन आपको नोट्स में से पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट भी मैं दे दे रहा हूँ बच्चों, ताकि इस टाइम पे बच्चे का लोड कम रहे, उसका टेंशन कम रहे, और सिर्फ वो वही पढ़े जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर देखना उसके बाद उसके मार्क्स कितने जबरदस्त आएंगे बच्चों। तो बस अच्छे से मेरी बातों को फॉलो करते रहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है बच्चों, चलिए ये रिएक्शन है, देखिए आप ध्यान से, सक्सिनिक एसिड दे रखा बच्चों, सक्सिनिक एसिड है ये, सक्सिनिक एसिड को हीट करने के लिए बोला है, हो सकता है यहाँ पर हीट ना दे, P2O5 दे दो, डिहाइड्रेशन करने का मतलब है, तो क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड कब बनेगा, जब वाटर रिमूव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दो COOH के बीच में 2 कार्बन या फिर 3 कार्बन, अगर एक कार्बन और दे दिया बच्चों, ठीक है ना, तब भी सेम रिएक्शन रहेगी, बस वाटर हटा देना है, एनहाइड्राइड बना देना है बच्चों। तो ये सक्सिनिक एसिड दे रखा है, प्रोडक्ट में क्या बना, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। हालांकि इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, एक COOH होगा तो 2 COOH के बीच 1 कार्बन होगा तो क्या होगा, 2 COOH के बीच 2 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ये सब मैंने डिटेल से पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, जहां एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ाया मैंने, वो वाला वीडियो लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपको ये सब पूरा बहुत डिटेल्स मिल जाएगा। बट इस टाइम पे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन देता है बच्चों, 2 COOH के बीच 2 CH2 या 3 CH2, तो एनहाइड्राइड बनता है और वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, रिंग का है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक मत बोल देना। यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Br+ बनेगा बच्चों। यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बच्चों, ठीक है, NO2+। यहाँ से क्या बनेगा, SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल को ले जाकर अटैच कर दो, कहाँ अटैच करोगे, ये कौन है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चों, इसलिए मेटा पोजीशन पर देखिए ब्रोमीन, NO2 और SO3H ले जाकर के अटैच कर दिया। मेटा पोजीशन क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है ना। बस नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी, अगर आपसे ये एग्जांपल दे करके पूछे, और ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, याद रखिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिव कौन सा होगा, क्लोरीन वाला, उसके बाद एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है बच्चों, ऐसे माइंड में रखना आप, एनहाइड्राइड वाला, उसके बाद ईस्टर वाला, ये क्या है बच्चों, ईस्टर है, तो ईस्टर वाला, उसके बाद अमाइड, ये अमाइड है बच्चों, तो अमाइड वाला सबसे लास्ट में होगा बच्चों, सबसे पहले क्लोराइड वाला, ठीक है, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद अमाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, इसमें लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा हैलोजन होता है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। अगर इसमें बेसिक कैरेक्टर पूछ ले तो NH2- सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बेसिक का पोजीशन, बट वो पूछता नहीं है अक्सर न्यूक्लियर। हाँ, बेसिक का क्वेश्चन GOC में पूछ सकता है, NH2- सबसे अच्छा ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद क्लोरीन माइनस, ठीक है ना, बेसिक नेचर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा रहेगा, ये भयंकर इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा था। बस हो गया, खत्म, इतना ही पढ़ने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने का बच्चों, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में जितना मैंने बता दिया बस उस सब को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और एकदम बिंदास हो जाएगी आप, ठीक है ना।
ओके चलिए, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बच्चों। ओके चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है ना। ओके तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिनिमम 2 क्वेश्चन बच्चों, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब 2 to 3 क्वेश्चन इसका रेंज रहता है बच्चों। मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, 2 से 3 क्वेश्चन लेके आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसे आप बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा, हल्के मत लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका बेसिक ऑर्डर से बनता है बच्चों। तो बेसिक ऑर्डर एक्वस मीडियम में, किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। वही पूछेगा ही, वही एनसीईआरटी में दे भी रखा है बच्चों। तो क्या होगा, अगर CH3 रहेगा तो आंसर अलग रहता है, अगर C2H5 का क्वेश्चन होगा तो आंसर अलग रहता है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर CH3 रहता है तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री वाला, उसके बाद 3 डिग्री वाला, ठीक है ना। ये ऑर्डर रहता है बेसिक ऑर्डर। लेकिन अगर CH3 की जगह C2H5 दे देगा तो 2 डिग्री तो दोनों में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, 3 डिग्री ज्यादा रहता है, उसके बाद 1 डिग्री रहता है। तो ये आप ये ध्यान से देख लीजिएगा, इनमें से 2 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट अब इस चैप्टर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर तो मैंने पहले ही बना दिया बच्चों, सब कुछ पढ़ा रखा है, क्लास में भी पढ़ा दिया है, अलग से वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया हूँ, ठीक है। खासकर जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का वीडियो लेक्चर देखिए, आपको यूट्यूब में वो भी मिल जाएगा बच्चों। तो ये सारी रिएक्शन मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ डिटेल से। अभी सिर्फ ये जानना है कि हाँ पढ़ना कौन सा है, तो ये रिएक्शन आपको पढ़नी है बस, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कौन कौन सी? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन पढ़नी है बच्चों आपको इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। नाइट्रस एसिड का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्या है, हाइंसबर्ग टेस्ट जो है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है। कार्बिलामाइन टेस्ट या जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं कार्बिलामाइन टेस्ट को। हाफमैन एलिमिनेशन, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन जितनी है बच्चों इसमें, उनमें से कोई एक, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन। इन 3 में से एक क्वेश्चन यहाँ से 100% फिक्स रहता है बच्चों, 100% फिक्स रहता है, ठीक है। इसे बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं जल्दबाजी में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लास्ट में दे रखा, आप देखोगे ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। 3 में से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, सबसे ज्यादा टाइम ब्रोमिनेशन का पूछा जाता है, बट ये दोनों में से भी कोई पूछ सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया तीनों में से कोई एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट से या तो नाइट्रस का दे देगा, नाइट्रस एसिड के साथ, या तो हाइंसबर्ग या तो कार्बिलामाइन टेस्ट, ठीक है, या तो कपलिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन कपलिंग का, ऐसे यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोला यहाँ से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है ना, राइट। 3 से 4 रेंज रहता है, बस मोस्ट ऑफ द टाइम 3 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। और कितना आसान है, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, बस इतना ही तो पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए, अपना नोट्स उठाइए और देखिए, सब रिएक्शन में डिटेल से पढ़ाया है, जो जो पॉइंट लिखाया है उन सबको पढ़ लीजिए। और अगर किसी के पास नोट्स नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, कई बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर हम लातूर में ही अपना नोट्स भूल गए हैं, ठीक है, कोरोना के टाइम में अचानक से लॉकडाउन हो गया तो नोट्स नहीं लेके आए। कोई बात नहीं, नोट्स नहीं लेके आ पाए बेटा, आप एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी में उठा लो, एनसीईआरटी में इतना देख लो, या फिर एनसीईआरटी में नहीं देखना चाहते तो मेरा पहले का वीडियो लेक्चर देख लो आप। पहले का वीडियो लेक्चर यूट्यूब में पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मैंने हेडिंग भी लिखे थे बच्चों, उसमें आप देख लो, ये सब रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ। जितना पढ़ाया बस उसको एक बार पढ़ लो, इन सब रिएक्शंस को, ठीक है ना। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना बच्चों। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो गया। तो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा फिनिश हो गया बच्चों। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात, चलो इसकी भी थोड़ी सी बात कर लें। पहली बात तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट पढ़ना है उसको, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो आप। जितना मैं बोलता हूँ बस उतना पढ़ लो, बस बाद में आपको पेपर देने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टाइम उसमें बर्बाद नहीं करने का बच्चों, बल्कि वही टाइम आप बायो में दोगे तो आपके मार्क्स और बढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या पढ़ना है अभी बताते हैं हम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, 10 मिनट का मुश्किल से है, इससे ज़्यादा आपको इसको टाइम नहीं देना और ना ही इससे ज़्यादा इसको पढ़ना है बच्चों। इतना क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके ओके चलिए देखिएगा, तो नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग अटैक करती है बच्चों, न्यूरोलॉजिकल ड्रग कौन सी है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम, बायो के सब लोग अच्छे से जानते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। 2 तरह का, एक एनाल्जेसिक ड्रग और दूसरा ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग और ट्रैंकुलाइजर ड्रग, ठीक है। अब एनाल्जेसिक
में भी दो कैटेगरी होती है बच्चों। एनाल्जेसिक का मीनिंग क्या होता है? पेन किलर, मतलब दर्द में आराम, ठीक है ना। वैसे भी दर्द में आराम सब लोग अच्छे समझते हो, ठीक है। जो प्यार के मारे हो वो भी समझते हैं दर्द में आराम, ठीक है, और जो पढ़ाई का टेंशन लेते हैं वो भी समझते हैं। एनाल्जेसिक टैबलेट जब भी आपको ज़्यादा दर्द वगैरह हो बच्चों तो एनाल्जेसिक टैबलेट लेते हैं, ठीक है ना। फीवर वगैरह में भी यूज किया जाता है, इसे एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं। अब एनाल्जेसिक दो कैटेगरी की होती है, नॉन नार्कोटिक ड्रग और नार्कोटिक ड्रग, ठीक है ना बच्चों। तो एनाल्जेसिक कितनी कैटेगरी? दो, नॉन नार्कोटिक ड्रग और नार्कोटिक ड्रग। हालांकि जब एमबीबीएस करोगे तो सब डिटेल से पढ़ोगे, अभी सिर्फ उतना जानो जितना एमबीबीएस करने लायक बन जाओ, ठीक है ना। तो एनाल्जेसिक में नॉन नार्कोटिक ड्रग और नार्कोटिक ड्रग। नॉन नार्कोटिक ड्रग को ही एंटीपायरेटिक ड्रग भी बोलते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है बच्चों एंटीपायरेटिक ड्रग से, ठीक है, ओके। इसका एग्जांपल पूछा जाएगा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है? नॉन नार्कोटिक या एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक का एग्जांपल एस्पिरिन, ठीक है। डिस्प्रिन आप सबने खाया होगा, डिस्प्रिन का ही बड़ा ब्रदर है एस्पिरिन, ठीक है। इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, ये एक बड़ी वर्ल्ड फेमस टैबलेट है, ठीक है ना, वर्ल्ड फेमस ड्रग है पैरासीटामोल, सब लोग खाते हैं इसे। और एस्पिरिन को भी खाते हैं बच्चों दर्द में, ठीक है। एस्पिरिन को का ही दूसरा नाम है बच्चों 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, ये भी नाम पूछा गया है। एस्पिरिन का पूरा नाम क्या है? 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एस्पिरिन बोल देते हैं उसे। पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, ठीक है ना, ये तीन एग्जांपल मैंने बता दिए बच्चों, ठीक है। ये तीनों किसके हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग या एनाल्जेसिक या नॉन नार्कोटिक ड्रग के एग्जांपल है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नार्कोटिक ड्रग के एग्जांपल कौन कौन से हैं बच्चों? ये सब जानते हो, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ठीक है ना, ओके। ये नार्कोटिक ड्रग कहलाती हैं, जो कि बैन रहती है जनरली, नॉर्मली आदमी नहीं ले सकता, बैन रहती है, ठीक है ना, ओके। हीरोइन वगैरह लोगे पकड़े जाओगे, ये सब गंदे काम नहीं करने का, अच्छे बच्चे बनो, पढ़ो लिखो, ठीक है ना, ओके। तो नार्कोटिक ड्रग हुआ। नेक्स्ट कौन सा है? न्यूरोलॉजिकल ड्रग कौन सी है? सेकंड ट्रैंकुलाइजर। फर्स्ट कौन थी? एनाल्जेसिक, सेकंड कौन है? ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर के एग्जांपल वैलियम और इक्वेनिल, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो पूरे चैप्टर में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही है बच्चों, ट्रैंकुलाइजर और ट्रैंकुलाइजर का एग्जांपल इक्वेनिल और वैलियम। तो यही पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इस चैप्टर में ट्रैंकुलाइजर और ट्रैंकुलाइजर के एग्जांपल इक्वेनिल और वैलियम है ये, और एंटीपायरेटिक ड्रग पैरासीटामोल और एस्पिरिन, इतना पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, बट इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ जहां से भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही से पूछा जाता है। ट्रैंकुलाइजर, इक्वेनिल, वैलियम इसका एग्जांपल, एंटीपायरेटिक, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन एग्जांपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रॉल। सिर्फ नाम जानना है आपको, बिकॉज मैंने बोला कि एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है, ठीक है। अब आप में से कई बच्चों को ऐसा लग रहा है वीडी सर तो पहले से बता दे रहे क्या आएगा और कैसे आएगा। यस बच्चों, ठीक है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही आता है। अब आप देखिएगा पेपर, ठीक है, ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, इसीलिए चैलेंज के साथ बोलता हूँ। तो इसका ज्यादातर क्वेश्चन कैसा आता है? मैच द फॉलोइंग का पूछेगा, मैच द फॉलोइंग ये सब लिख देगा, उसके सामने ये सब ऑप्शन रहेंगे, इसको मैच करना पड़ेगा आपको, मैच करके टिक करना पड़ेगा बच्चों। तो पता रहेगा छोटा छोटा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रॉल, ठीक है, एंटासिड का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये पूछा जाता है एंटासिड, ठीक है, मैच करने के लिए दे देगा। फूड प्रिजर्वेटिव क्या कहलाता है? सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब खाना लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए सोडियम बेंजोएट मिला दिया जाता है, फार्मूला ये है C6H5COO यानी सोडियम बेंजोएट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम कौन करता है? BHT और BHA एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, खाली ये इतना जानना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके चलिए तो नेक्स्ट थोड़ा सा नहाने धोने की बात कर लें, मतलब साबुन और डिटर्जेंट की बात करने वाले हम लोग बच्चों, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है बच्चों साबुन का, जिससे आप डेली नहाते हो, C17H35COO यानी उसका CaCl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, इसको सोडियम स्टीरेट भी बोलते हैं बच्चों, राइट। सोडियम स्टीरेट CaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम स्टीरेट बन जाएगा, सोडियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा बच्चों। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, बस फार्मूला आपसे पूछ सकता है सोप का, ठीक है। तो साबुन का फार्मूला सबको पता चल गया बच्चों। डिटर्जेंट के टाइप्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, एनायनिक डिटर्जेंट, केटायनिक डिटर्जेंट और थर्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। इसके एग्जांपल पूछता है बच्चों, ठीक है। तो एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल ये है, केटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल ये है और नॉन आयनिक का एग्जांपल ये है बच्चों, ठीक है। अब एग्जांपल पहचानोगे कैसे? कोई भी एग्जांपल आ जाएगा आपके सामने, बिना रटे हुए कैसे पहचानोगे? ध्यान सुनिएगा। एनायनिक बोला है,
एनायनिक का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस, तो आपको इसमें क्या देखना है बच्चों, सोडियम, ठीक है। मेटल सुनना है, क्या सुनना है, मेटल। मेटल सुनने में आ गया ना, समझ आने को तुरंत वो एनायनिक डिटर्जेंट है, मेरी टेक्निक है, ठीक है। बिना एग्जांपल रटे हुए भी टिक कर दोगे कि किसका कौन एग्जांपल एनायनिक का है, कौन कैटायनिक का है। तो मेटल सुनते ही समझ आने का वो एनायनिक, क्योंकि मेटल है तो प्लस होगा, तो बगल में माइनस तो होगा ही होगा, वो एनायनिक का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। कैटायनिक को कैसे पहचानोगे, यहाँ देखिएगा अमोनियम लिखा है। अमोनियम का मतलब क्या होता है बच्चों, NH4+, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन पे प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है कैटायन। तो अमोनियम, नियम लिखा है देखिए, नियम, और नियम वर्ड ही बताता है कि कैटायन का एग्जांपल है, ये कैटायनिक का एग्जांपल है। नॉन आयनिक में कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, ना नियम दिखाई देगा ना मेटल दिखाई देगा, ठीक है, डायरेक्ट। ये वैसे भी एल्कोहल और ग्लाइकॉल का मिक्सचर होता है नॉन आयनिक। किसका मिक्सचर होता है बच्चों, एल्कोहल और ग्लाइकॉल, या फिर ईस्टर भी हो सकता है। एल्कोहल और ग्लाइकॉल का एग्जांपल क्या कहलाता है, नॉन आयनिक, या फिर ईस्टर्स भी कहलाते हैं बच्चों। ईस्टर्स भी क्या कहलाते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है, खत्म, बस हो गया। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, देखा, मुश्किल से 10 मिनट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ो, बिंदास होकर चले जाओ आप। तो अब यहाँ से पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया बच्चों। 11th में थोड़ा सा जो बचा है वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बचा है। मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगने वाला है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वैसे भी 11th की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन 12th में सब कवर हो गई। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन हो गया, हाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, यही सब तो रिएक्शन है बच्चों। कुछ जो नया पॉइंट है, मुश्किल से 15-20 मिनट है, वो कल के मॉर्निंग लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। मॉर्निंग में ही कल वो हम फिनिश कर देंगे, और कल ही हम स्टार्ट कर देंगे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। ओके, तो पूरा यहाँ से ये कंप्लीट हो गया बच्चों, अभी कहीं कोई टेंशन नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना काफी था, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास रहिए बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।